दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सिनिक और साइकिक इन दोनों के अर्थ में क्या समानता और क्या समानता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एपीग्राफ, एपीटाफ और एपिथेट इन तीनों के अर्थ में क्या समानता और क्या समानता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सोलिलोक्वी और मोनोलॉग इन दोनों में क्या समानता और क्या समानता है। दोस्तों हम आपको बताते चले कि इन दोनों का मीनिंग होता है चार पैर वाला, लेकिन दोनों का मीनिंग चार पैर वाला है तो फिर दोनों में क्या अंतर है। तो आइए दोस्तों आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे OWS अर्थात वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और दोस्तों हम आपको बताते चले कि ये हम लोग कौन सा सीरीज़ कर रहे हैं। तो ये हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं 97 से 1997 से 2004 के वोकैब का सीरीज़, जिसमें अब तक हम लोगों ने इसके पहले पढ़ लिया है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मिसस्पेलिटी। ये तीनों सेक्शन हम लोगों ने पहले से कवर कर लिया है। आज हम लोग 97 से लेकर 2004 का जो सीरीज़ है इसमें आज हम लोग कवर करेंगे OWS अर्थात वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की यदि हम बात करें, आपके एसएससी एग्ज़ाम की बात करें तो ये आपके एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है आप ज़रा ध्यान दीजिए। आपके सभी टियर 1 के एग्ज़ाम में जैसे CHSL, MTA, CGL इनके टियर 1 के एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन इनसे पूछते हैं। और जब भी इसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो टियर 1 में ये हो जाते हैं आपके 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर यहाँ पे हो गया। यदि हम CGL मेंस की बात करें, CGL टियर 2 की बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इससे 10-10 क्वेश्चन आते हैं। और इसी प्रकार से आपके स्टेनोग्राफर में, CPO में और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में इनके जो नंबर हैं क्वेश्चन के वो बढ़ते चले जाते हैं। अर्थात ये आपके इंग्लिश में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे। इसके पहले दोस्तों हम आपको बताते चले कि मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी SSC अर्थात कोको SSC पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बिना किसी विलंब के आज के अपने इस वीडियो सेशन को हम लोग यहां पे शुरू करते हैं। आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। चलिए आगे यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ से चलेंगे। यहाँ पे आते हैं, अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। करें किसी व्यवसाय में, किसी ऑक्यूपेशन में किसी व्यक्ति का अनुभव कैसा है, बहुत लंबा अनुभव हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी को हिंदी में हम लोग कहते थे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये पूरे एक सेंटेंस के रूप में, एक क्लॉज के रूप में आपको क्वेश्चन गिवन होता है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में करना होता है। कितने शब्द में? तो सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में आपको आंसर करना होता है। आइए इन सारे ऑप्शंस के मीनिंग को हम लोग जानते हुए आगे बढ़ते हैं। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, अभी हम सबका अंतर बता रहे हैं। जीनियस आप जानते हैं, जीनियस का मतलब इंटेलिजेंट, ठीक है, जो बहुत चालाक हो। सीजन्ड का मतलब भी होता है अनुभवी। अब देखिए इन दोनों का मीनिंग क्या हो गया, इन दोनों का मीनिंग सेम हो गया। इन दोनों का मीनिंग कैसा हो गया, तो इन दोनों का मीनिंग हो गया सेम। अब यदि इन दोनों का मीनिंग सेम है, कौन से दोनों का भाई, तो ये रहे आपके जीनियस और ये रहे आपके वेटरन और सीजन। इन दोनों का मीनिंग क्या है, इन दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, जीनियस का मतलब क्या होता है, तो जीनियस का मतलब होता है इंटेलिजेंट। ठीक है, अब ये MB का मतलब होता है दो, डेक्स्टर्स का मतलब होता है स्किल्ड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथ से, जैसे हमारे ये 2 हाथ हैं, हमारे आपके सबों के 2 हाथ हैं, दोनों हाथ से एक हाथ में ये पेन रखे, दूसरे हाथ में दूसरा पेन रखे और दोनों हाथ से एक ही समय में कोई अलग अलग काम, मतलब दोनों हाथ से 2 अलग अलग काम एक ही समय में यदि हम करने में सक्षम हैं तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं MB डेक्स्टर्स अर्थात दोनों हाथों से समान रूप से काम लेने वाला व्यक्ति। ठीक है, MB डेक्स्टर्स। ठीक है, अब ये MB डेक्स्टर्स हो गया क्लियर। जीनियस क्लियर है, इसमें आपको कहीं कोई डाउट है नहीं। अब इन दोनों का मीनिंग यदि सेम है तो दोनों में क्या अंतर है, अब आइए हम आपको बता रहे हैं। देखिए सीजन्ड एक ऐसा व्यक्ति होता है जो काम करते करते, सीजन्ड एक ऐसा व्यक्ति होता है जो काम करते करते, किसी काम को करते करते, भले वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, किसी काम को करते करते उसमें उस काम को करने का उसको एक्सपीरियंस हो जाए, उसको कहते हैं सीजन्ड। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सीजन्ड। ठीक है, अब वेटरन का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है अनुभवी। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है अनुभवी। अब ये कैसा होता है, ये किसी प्रोफेशन में, किसी ऑक्यूपेशन में, किसी व्यवसाय में, किसी पेशा का एक्सपर्ट आदमी। जैसे हर प्रोफेशन का एक अलग अलग एक्सपर्ट पर्सन होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेटरन। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेटरन। बात समझ में आ गई।
बातें समझ में आई। जैसे कोई कपड़ा का बहुत बड़ा व्यापारी हो, ठीक है, तो वो हो गया उस कपड़ा मार्केट का या कपड़ा वाला जो सेक्टर है उस व्यवसाय का, वो क्या है, तो वो है वेटरन पर्सन, ठीक है। लेकिन ज़रा सोचिए कोई खाना बनाना नहीं जानता हो, जैसे हम लोग खाना बनाना नहीं जानते हैं पहले से बचपन से और बाद में बड़े होकर सीख जाते हैं, ठीक है, तो कोई अलग प्रकार का काम करना हम जानते हो, ठीक है। जैसे शादी विवाह होता है तो शादियों में मंडप सजाने का काम होता है, कहीं कोई धार्मिक पूजा पाठ होता है, ठीक है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, उसका आयोजन करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सीजन। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सीजन। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सीजन, ठीक है। अब उसके अंदर वो स्किल थी नहीं बट वो काम करते करते सीख गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कुक आपको मिलेंगे जो ट्रेंड कुक नहीं है लेकिन किसी भी ट्रेंड कुक से बहुत बढ़िया खाना बना लेते हैं, ठीक है। उसको काम करते करते वो अनुभव डेवलप करके उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सीजन। तो सीजन का मतलब क्या हो गया, आइए यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा मार्क करके दिखाते चले। वेटरन का मतलब क्या हुआ, अनुभवी, और सीजन का मतलब क्या हुआ, सीजन का मतलब भी अनुभवी, ठीक है। एम्बिडेक्स्ट्रस क्या हो गया, दोनों हाथ से समान रूप से काम करने वाला व्यक्ति। जीनियस तो आप जानते ही हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अब यहाँ से आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब, ठीक है, टॉम्ब पे लिखा हुआ जो वर्ड है उसको हम लोग क्या कहते हैं। आइए चलते ऑप्शन की तरफ। ये देखिए एपिथेट। ये एपिथेट क्या होता है, एपिथेट होता है उपाधि। क्या होता है, उपाधि, ठीक है। अब उपाधि कैसे, जैसे आप याद कीजिए, आप इतिहास तो पढ़ते ही हैं। विक्रमादित्य क्या था, विक्रमादित्य किसी राजा का नाम नहीं था बल्कि विक्रमादित्य क्या था, उपाधि था। क्या था, विक्रमादित्य का उपाधि था। और ऐसे न जाने कितनी उपाधियाँ अलग अलग राजाओं को अलग अलग टाइम में मिलती रही, ठीक है। तो ये विक्रमादित्य क्या है, ये एक उपाधि हो गई। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, ये एपीग्राफ क्या होता है भाई, एपीग्राफ होता है आप किसी सार्वजनिक स्थल पे जाते हैं, कोई मंदिर हो, मस्जिद हो या ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, उसके दीवारों पे कुछ लिखी हुई बातें होती हैं, दीवारों पे कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो दीवारों पे जो लिखी गई बातें हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपीग्राफ। क्या कहते हैं, एपीग्राफ कहते हैं। अब ये एपीटाफ क्या होता है भाई, एपीटाफ क्या होता है, तो समाधि जो होता है किसी का या कब्रिस्तान में, ठीक है, वहाँ पे देखिएगा कि पीछे एक पत्थर लगा होता है। जैसे क्रिश्चियंस के आप शमशान में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि उनका जो बरियल प्लेस होता है जहाँ पे डेड बॉडी को दफन किया जाता है, तो उनका जो प्लेस होता है, ठीक है, तो वहाँ पे देखिएगा फिल्मों वगैरह में आपको सीरियल्स वगैरह में दिखाई देगा कि पीछे एक पत्थर होता है, जिधर सिर होता है डेड बॉडी का, उधर सिर के पीछे एक देखिएगा पत्थर होता है, ठीक है, और पत्थर पे देखिएगा कुछ खुदाई करके लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसको कहते हैं स्मृति लेख। क्या कहते हैं, स्मृति लेख कहते हैं, या इसी को कहते हैं कि कब्र पर लिखी गई इबारत, ठीक है, कब्र में लिखी गई इबारत, माने उसके मेमोरी में आप वहाँ पे कुछ लिख के रखें कि ये इंसान क्या था, तो इसका नाम था टॉम्स, ठीक है। और टॉम्स कैसा आदमी था भाई, तो ये कलेक्टर था कहीं का या कुछ और था, ठीक है, ये कैसा पर्सन था, नहीं था, वगैरह वगैरह, कुछ भी उसके बारे में जो भी आप प्लस माइनस लिख के रखे हैं, ये क्या है, इसको कहते हैं एपीटाफ। क्या कहते हैं, एपीटाफ कहते हैं। अब एक और वर्ड बचा है हमारा सोलिलोक्वी। अब देखिए सोलिलोक्वी और मोनोलॉग, ये दोनों का दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। सोलिलोक्वी और मोनोलॉग दोनों का दोनों एक दूसरे का क्या है, दोनों का दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। दोनों में क्या अंतर है, आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए सोलिलोक्वी होता है खुद से बात करना। सोलिलोक्वी क्या होता है, खुद से बात करना। जैसे आप कभी किसी फिल्मों में देखे होंगे, अमिताभ बच्चन वगैरह का पुराने ज़माने का कोई फिल्म देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हीरो या हीरोइन जब भी कभी कंफ्यूज होता था तो खुद से बातें करता था, हमें उससे मिलने जाना चाहिए, तो उसी का एक अंतरात्मा से आवाज़ निकलता था, नहीं तुमको नहीं जाना चाहिए। फिर अब उसका जो अभी प्रेजेंट वाला जो माइंड था जो उससे मिलने के लिए उसको बेचैन करता है, वो कहता है नहीं तुमको जाना चाहिए, दोस्त है, फ्रेंड है, कुछ और है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वो अपने आप से हाँ और ना वाले उलझन में पड़ के अपने आप से बातें कर रहा है। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सोलिलोक्वी। मोनोलॉग भी कुछ इसी तरीके का होता है। मोनोलॉग इसी तरीके का होता है, खुद से बातें करना, ठीक है। या मोनोलॉग का एक दूसरा मीनिंग भी होता है। मोनोलॉग का दूसरा मीनिंग होता है कि आप केवल बोलते रहिए, सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा हो, कोई हो या ना हो, आप बंद कमरे में अकेले हैं और बोले जा रहे हैं, बड़बड़ाए जा रहे हैं, ठीक है। या कोई लंबा स्पीच दे रहे हैं, जैसे लाल किला के प्रचीर से देखिएगा, लाल किला से देखिएगा 15 अगस्त को कई बार मोदी का भाषण होता है, और वो कैसा भाषण होता है, सिंगल भाषण होता है। मतलब मोदी बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बोले जा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे अंतर है। अब वहाँ पे अंतर क्या है कि उनको सुनने वाले वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, बात को ठीक से समझिएगा। और मोनोलॉग क्या होता है, अकेले में भाषण देना। मतलब हम यहाँ अकेले में बैठ गए और बैठ के कुछ भी बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, ठीक है। बात
समझ में आई। इसको कहते हैं मोनोलॉग। क्या कहते हैं? मोनोलॉग कहते हैं। और ये दोनों क्या है? सोलिलॉक्वी और मोनोलॉग दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। ठीक है, तो अभी आते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा एपिटाफ। क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा एपिटाफ। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। स्टिल्दी डन। अब स्टिल्दी डन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले स्टिल्दीली समझ लें। अब ये स्टिल्दीली जो है मतलब होता है चोरी छुप के। ठीक है, जैसे आप कभी किसी से मिलने जाते हैं या गए होंगे या कोई किसी और से मिलने जाता है चोरी छुप के, रात के अंधेरे में घर से भाग के वगैरह वगैरह। ठीक है, या आप जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपका एग्ज़ाम होता है या बच्चे जो होते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनका एग्ज़ाम होता है। बच्चों के ऊपर एग्ज़ाम का कोई प्रेशर होता नहीं जब बच्चे छोटे होते हैं। ठीक है, अब बच्चों के माता पिता को बड़ा टेंशन रहता है, घर वालों को बहुत टेंशन है, बच्चा मेरा तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो पूरा प्रेशराइज करके उसको पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे का मन कहाँ लग रहा है? गेम खेलने में। तो वो क्या करता है? जैसे ही उसको मोबाइल मिला उसको साइलेंट किया और गेम खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब वो बच्चा काम कैसे करता है? चोरी छुपे कर रहा है। ठीक है, आ जाइए। अब ये देखिए ये डेवियस। डेवियस क्या है भाई? डेवियस क्या है भाई? तो डेवियस होता है कुटिल बुद्धि वाला। ठीक है, क्लेवर होगा लेकिन इन बैड सेंस। जैसे आप याद कीजिए मंथरा। ठीक है, कलंकित है, बदनाम औरत है वो। ठीक है, तो कैकेयी को बहुत आसानी से जाके समझा देती है, भड़का देती है। इस प्रकार के कुटिल बुद्धि वाला मतलब नेगेटिव माइंड वाला, नेगेटिव तरीके से ब्रेन को यूज़ करने वाला जो इंसान होता है उसको कहते हैं डेवियस। ठीक है, अब ये नेफारियस क्या होता है? नेफारियस होता है मानसिक रूप से मोरली बैड। क्या होता है? मोरली बैड मतलब जिसमें नैतिकता नहीं हो, गलत नैतिकता वाला। ठीक है, अब ये सरेप्सस क्या होता है? सरेप्सस होता है चोरी छुप के कोई काम करना। क्या होता है? चोरी छुप के कोई काम करने वाला। ठीक है, अब ये विलेनियस क्या होता है भाई? तो ये होता है दुष्ट आदमी। ये क्या होता है? दुष्ट बदमाश। ये क्या होता है? ये होता है दुष्ट बदमाश। दुष्ट बदमाश। ठीक है, दुष्ट बदमाश। ठीक है, बात समझ गए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। कोई ऐसा चीज़ जो अब यूज में नहीं हो, लंबे समय तक यूज में नहीं हो। ठीक है, अब ये देखिए ये डेजोलेट क्या होता है? डेजोलेट का मतलब क्या होता है? दुर्जन। क्या होता है? इसका मतलब होता है दुर्जन। डेजोलेट का मतलब क्या होता है? डेजोलेट का मतलब होता है दुर्जन। डेजोलेट मतलब दुर्जन। अब ये दुर्जन क्या होता है भाई? मतलब निर्जन वाला स्थान, ऐसा स्थान जो सुनसान हो, जहाँ कोई इंसान नहीं रहता हो। जैसे रेगिस्तान वगैरह में चले जाइए, मरुस्थल में चले जाइए, जंगलों में चले जाइए। ठीक है, हिमालय के वादियों में चले जाइए, वहाँ कौन रहता है? कैलाश पे चले जाइए, कोई रहने वाला नहीं है। ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डेजोलेट। एब्सोल्यूट क्या होता है भाई? तो एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल संपूर्ण, बिल्कुल संपूर्ण, बिल्कुल संपूर्ण। ठीक है, कंप्लीट। अब ये ऑब्सोलेट क्या होता है? जो अब यूज में नहीं हो। ऑब्सोलेट क्या होता है? जो अब यूज में नहीं हो, अब प्रयोग में नहीं हो। अब ये प्रिमिटिव क्या होता है? ये होता है प्राचीन। क्या होता है? ये होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन, पुरातन। क्या होता है? प्राचीन, पुरातन। क्या होता है? प्राचीन, पुरातन। ठीक है, प्राचीन, पुरातन। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वन नॉट कंसर्न्ड विद द राइट और रॉन्ग। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको सही और गलत से कोई मतलब नहीं। आइए चेक करें। यहाँ पे देखिए आपको 3 वर्ड सेम मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। मोरल, एमोरल, इमोरल, इमॉर्टल। सबसे पहले इमॉर्टल क्या होता है भाई? तो ये होता है अमर, जो मरने वाला नहीं है, जो मरणशील नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या है, धरती पे आए हैं, एक दिन जाना है। ठीक है, थोड़ा पहले जाइए या बाद में जाइए, जाना तो सबको है। ठीक है, मैनेज मॉडल। अब आ जाइए मोरल क्या होता है भाई? तो मोरल होता है नैतिक। क्या होता है? ये होता है नैतिक। ठीक है, अब इन दोनों का मीनिंग सेम है। इन दोनों का मीनिंग क्या है भाई? इन दोनों का मीनिंग है अनैतिक, जिसमें नैतिकता नहीं हो, अनैतिक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको आइए हम आपको समझाते हैं। अब ये जो ए मोरल पर्सन है, ये जो ए मोरल पर्सन है, इसको पता ही नहीं होता कि नैतिकता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसको ये पता नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से ये अनैतिक होता है। ये जो इमोरल पर्सन होता है, इसको पता होता है, ये जानता है, ये व्यक्ति जानता है क्या मोरल है, ये जानता है। क्या जानता है? क्या जानता है भाई? तो वो जानता है कि मोरल क्या है और मोरल क्या नहीं है। ठीक है, ये मोरल्स को जानता है। तो ये मोरल्स को जानने वाला व्यक्ति, नैतिकता को जानने वाला व्यक्ति जानता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। लेकिन जब ये किसी काम को करने जाता है तो इन सारे नियम कानून को ताक पे रख देता है। ठीक है, मतलब सारे नियम कानून को भूल जाता है, सिर्फ अपने फायदे की बात करता है। ठीक है, उसमें नैतिकता वाली जो बातें हैं वो अप्लाई हो तो भी, ना हो तो भी, इसको उससे कोई मतलब नहीं है।
अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये अननोन था, ये क्या था, ये अननोन था, ये जानता नहीं था, ये जानता नहीं था, ये जानता नहीं था। क्या नहीं जानता था भाई, ये मोरल्स को नहीं जानता था, ये मोरल्स को नहीं जानता था कि नैतिकता क्या है या नहीं है। ये वाला ए जो ए मोरल है ये वाला उसको नहीं जानता था, और ये सब जानता था। ठीक है, अब आ जाइए, वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको नैतिकता क्या है नहीं है इससे उसको कोई मतलब नहीं हो। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बन जाएगा इमोरल। क्या बनेगा, इमोरल। दोस्तों इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज़ आप इसको ठीक से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, और अगली बार से कोई गलती आप मत कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अ पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध का विरोध करता है या किसी भी सैन्य मिलिट्री फोर्स के प्रयोग का, सैन्य प्रयोग का वो विरोध करता है, मतलब शांति प्रिय व्यक्ति। ठीक है, आ जाइए, ये फासिस्ट क्या होता है भाई, फासिस्ट वही जैसे हिटलर को कहा जाता है, किसको, हिटलर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हिटलर को कहते हैं हम लोग। क्या था भाई, तो फासिस्ट था। फासिस्ट क्या होता है इसको ठीक से समझिए, एक शासन का ऐसा व्यवस्था, शासन का एक ऐसा व्यवस्था, शासन का एक ऐसा व्यवस्था जिसमें सारे पावर्स किसके पास होते हैं, तो जो शासन करता है उस व्यक्ति के पास होते हैं, डिक्टेटर के पास होते हैं, तानाशाह के पास होते हैं। ठीक है, और कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता, कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता, इसको हम लोग कहते हैं फासिस्ट। क्या कहते हैं, फासिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेसिफिस्ट मतलब शांति प्रिय, पेसिफिस्ट का मतलब क्या हो गया, तो पेसिफिस्ट का मतलब होता है शांति प्रिय, शांति प्रिय। ठीक है, अब ये नार्सिसिस्ट क्या होता है भाई, तो आत्म प्रशंसा करने वाला व्यक्ति। ये क्या होता है, ये होता है आत्म प्रशंसा करने वाला व्यक्ति, आत्म प्रशंसा करने वाला व्यक्ति होता है नार्सिसिस्ट। ठीक है, हर समय अपनी प्रशंसा करता रहेगा और उसको खुद से मतलब रहेगा, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, स्वार्थी। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप दो पार्टनर हैं, या मान लीजिए आप मम्मी पापा के साथ रहते हैं, एक आपके भाई बहन भी हों आपके अलावा। ठीक है, तो मान लीजिए घर में कोई आइटम है, थोड़ा ही सा है, तो थोड़ा थोड़ा मिल बांट के खाएंगे, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति नहीं, आप अपना उठाए और खा लिए जितना खाना था, बाकी लोग खाएंगे नहीं खाएंगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग को कहते हैं नार्सिसिस्ट। क्या कहते हैं, कहते हैं उसको नार्सिसिस्ट। अब ये फेटलिस्ट क्या होता है भाई, ये होते हैं भाग्यवादी। ये क्या होते हैं, ये होते हैं भाग्यवादी, भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले व्यक्ति। ये क्या होते हैं, ये होते हैं भाग्यवादी व्यक्ति। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सीवियरली अब्यूसिव राइटिंग इन जर्नल्स, मतलब जो जर्नल्स होते हैं, जो पत्रिकाएं होती है, उसमें किसी के विरोध में आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हार्ड वर्ड का यूज़ करें, बहुत अधिक नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, निंदनीय शब्दों का प्रयोग करें। अब इसके आंसर के रूप में चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है काल्पनिक। क्या होता है, इसका मतलब होता है काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक। ठीक है, इसका मतलब काल्पनिक। कभी स्पेकुलेटिव क्या होता है, स्पेकुलेटिव होता है गेस, ये भी होता है एक प्रकार का कल्पना, ये भी होता है एक प्रकार का कल्पना, लेकिन ये होता है आधारहीन कल्पना। ठीक है, मतलब ये वही बात है कि जैसे आप शेयर बाजार के बारे में कल्पना लगाएं, मौसम के बारे में अनुमान लगाएं, आपके पास कोई बेसिक उसका नहीं है, उसका आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई क्लू नहीं है, बस ऐसे ही आप तुक्का लगाए जा रहे हैं, कल ये ऐसा हो जाएगा, कल वैसा हो जाएगा। ठीक है, मार्केट इधर जाएगा उधर जाएगा, ये है स्पेकुलेटिव यानी गेस करने वाला। ठीक है, दूसरा इसका मीनिंग होता है संदेह। क्या होता है, संदेह। क्या होता है, दूसरा मीनिंग होता है इसका संदेह करने वाला। अब ये स्कैरिलस क्या होता है, तो ये होता है अपमानजनक। क्या होता है, अपमानजनक, ये होता है अपमानजनक। ठीक है, मतलब किसी का बहुत ज़्यादा अपमान करना, वर्बली या रिटेन में। नेक्स्ट अगला सार्कास्टिक, ये क्या होता है, तो ये होता है व्यंग्यात्मक। क्या होता है, ये होता है व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक। ठीक है, नहीं जैसे कोई व्यक्ति कोई कैंडिडेट हो, क्लास में पढ़ने में बहुत वीक हो, और कभी कभी कोई टीचर या फैकल्टी आते थे, उसको बोलते थे क्या भाई क्लास का टॉपर, क्या हाल है, क्या टॉपर आज आ गए हो, हाँ या ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ उनका सार्कास्टिक स्टाइल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बन जाएगा स्कैरिलस। क्या बनेगा, आंसर बनेगा स्कैरिलस। नेक्स्ट आगे, कॉल अपॉन गॉड मतलब भगवान को बुलाना, कॉल अपॉन गॉड भगवान को बुलाना, उनका आवाहन करना, और एनी अदर पावर, और इस प्रकार के किसी भी पावर का, शक्तिशाली चीज़ का या स्पिरिचुअल चीज़ का आवाहन करना, बुलाना, फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए, मदद के लिए बुलाना। ठीक है,
चलिए, अब जैसे आप दुर्गा जी वगैरह के बारे में कहानी सुनते हैं, महिषासुर के बारे में कहानी सुनते हैं, हिरण्यकशिपु का कहानी सुनते हैं होली के मौके पे, ठीक है, होलिका दहन के मौके पे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग चले, ये देखिए इनवोकेशन। इनवोकेशन का मतलब होता है आवाहन। क्या होता है? आवाहन, मतलब किसी को बुलाना, ठीक है। आवाहन, जैसे पूजा पाठ के समय में आप देखिएगा, यदि आप कोई पूजा पाठ करते हो या आप उसमें कभी ध्यान दिए हो, किसी दूसरे के पूजा पाठ में बैठे हो, तो पूजा पाठ शुरू करने के पहले भगवान का क्या किया जाता है? आवाहन किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग? इन्वोकेशन। क्या करते हैं? इन्वोकेशन। अब देखिए ये अगला वर्ड, देखिए ये सब मिलते जुलते वर्ड हैं दिखने में, ठीक है। इनवोल्यूशन क्या होता है भाई? तो ये होता है कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, ठीक है। ये इनंडेशन क्या होता है भाई? तो जलमग्न। ये क्या होता है? ये होता है जलमग्न। ये क्या होता है? ये होता है जलमग्न। जैसे आप देखते हैं कि बाढ़ आता है तो कई गांव के गांव, शहर के शहर, सब के सब क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। या कभी कभी सुनामी आती है, समुद्री तूफान कोई आता है इस प्रकार का, तो किसी एरिया को क्या करता है? पूरी तरीके से डुबा देता है। प्रलय आती है तो सारा का सारा धरती क्या होता है? पानी में डूब जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? जलमग्न। अब ये रिवोकेशन क्या है भाई? इसको कहते हैं ऑफिशियली किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। क्या कर देना? कैंसिल कर देना, सस्पेंड कर देना, रद्द कर देना। क्या कर देना? रद्द कर देना। ऑफिशियली, ठीक है, प्राइवेटली नहीं, ऑफिशियली किसी चीज़ को रद्द कर देना, इसको कहते हैं रिवोकेशन। अब जरा यहाँ देख लीजिए, इनवोकेशन, इनवोल्यूशन, रिवोकेशन, इन तीनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखिए सब क्लास में लगा है केशन। इनंडेशन क्लास में देखिए एशन, ठीक है। अब इस तरीके से आपको वर्ड में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इस तरीके से जो वर्ड में कन्फ्यूजन होता है इसको आप याद रखने के लिए क्या करेंगे? इनको कहीं ना कहीं आप रिलेट कर दीजिए। जैसे इनवोकेशन हमने आपको बताया भाई, जब भी पूजा करना है तो भगवान का क्या करना है? इनवोकेशन करना है, ठीक है। अब इनवोल्यूशन क्या है भाई? तो सर ऐसा है ना कि बहुत सारे रूल्स एंड कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शंस पढ़ने में हमें क्या लगते हैं? सीखने में, याद रखने में हमें बहुत क्या होता है? तो हमें होता है इनवोल्यूशन। क्या होता है? इनवोल्यूशन होता है, जटिल लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, परेशानी से भरा हुआ लगता है। इनंडेशन क्या है भाई? बाढ़ आता है तो क्या करता है? धरती को इनंडेट कर देता है, ठीक है। प्रलय आती है तो क्या होता है? इनंडेशन हो जाता है पूरे अर्थ का, ठीक है। रिवोकेशन क्या है भाई? ऑफिशियल कैंसिलेशन। ऑफिशियल कैंसिलेशन, जैसे कभी कभी अचानक से आपका स्कूल, कॉलेज, कोचिंग अचानक से कभी बंद कर दिया जाता है ऑफिशियली, ठीक है। भाई आज फैकल्टी बीमार है, चाहे ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, 4 दिन तक आपका जो इंस्टीट्यूट है ये क्या रहेगा? बंद रहेगा, ठीक है। 4 दिन तक आपका कॉलेज बंद रहेगा। या जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लीजिए कृषि बिल। अभी जो कृषि बिल आया था, तो कृषि बिल मोदी जी लेकर आए थे और बाद में वही मोदी जी उसी को ऑफिशियली क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए, सस्पेंड कर दिए, रद्द कर दिए, कॉल ऑफ कर दिए। क्या किया उन्होंने? रिवोकेशन। क्या किया उन्होंने? रिवोकेशन। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड। फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड प्लेस। अब देखिए, बंद घिरी जगह पे, जो संकीर्ण जगह है, जैसे आप मान लीजिए जो गांव में रहने वाला किसान है, गांव में रहने वाला जो किसान है खुले खेत में रहता है, गर्मी के मौसम में बगीचे में, आम के बगीचे में बैठा करता है, ठीक है, उसको खुले में रहने की आदत है, ठीक है। बात समझ में आई? अब उसको आप दिल्ली में ले जाइए, मुंबई में ले जाइए, जहाँ उसको जानने वाला कोई नहीं है, बंद गिरे आकृति में, बंद गिरे जगहों पे हम लोग रहते हैं। सब एरिया क्या है? नैरो है, संकीर्ण है एकदम, सड़कें हैं, गलियां हैं, सब एकदम क्लोज्ड है, पैक है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सब अपना रिजर्व लाइफ जी रहे हैं। अब वहाँ उस जगह पे जब किसान को आप ले जाइएगा, जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई और आपके पापा जी किसान हों, बाद में आप चाहते हैं कि आपके पापा जी आप ही के साथ रहें, ठीक है, तो वो वहाँ पर जाके एडजस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको खुले में रहने की आदत है, 10-20 लोगों से मिलने की आदत है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, अब ये देखिए ये क्या होता है? एगोरा क्या होता है? क्लॉस्ट्रो क्या होता है? जेनो क्या होता है? पैरानोइया क्या होता है? पैरानोइया होता है मैडनेस। ये क्या होता है? ये होता है मैडनेस, एक प्रकार का पागलपन, ठीक है, एक प्रकार का पागलपन। अब जेनो क्या होता है भाई? तो जेनो का मतलब होता है विदेश या विदेशी चीज़ों, विदेश या विदेशी चीज़ों के प्रति आपका फोबिया। अब ये फोबिया क्या होता है? एक प्रकार का भय। फोबिया क्या होता है? भय। तो विदेश या विदेशी चीज़ों से आपको जो एक भय होता है कि भाई ये फॉरेन वाली है, ठीक है। जैसे ग्लोबलाइजेशन जब इंडिया में नहीं हुआ था और बाद में जब ग्लोबलाइजेशन को इंडिया ने एक्सेप्ट किया, तो उस समय जब एक्सेप्टेंस हो रहा था तब अपने देश के संसद भवन में ये बार बार बातें उठ कर आ रही थी कि एक बार ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है, और उसने पूरे भारत को गुलाम बनाया, लंबे समय तक उसने भारत पर राज किया। अब फिर से विदेशी कंपनियां हमारे देश में कारोबार करने के लिए आएंगे और फिर से कहीं वही तो नहीं होगा कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाला रूल फिर से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ज़ेनोफोबिया। क्या कहते हैं, ज़ेनोफोबिया। विदेश या विदेशी चीज़ों से, कंपनियों से जो आपको डर लगता है, फॉरेनर से, विदेशी व्यक्ति से या वस्तु से जो आपको डर लगता है, इसको कहते हैं ज़ेनोफोबिया। क्लॉस्ट्रो क्या होता है, क्लॉस्ट्रो होता है क्लोज्ड। क्या होता है, क्लोज्ड, मतलब बंद घिरी जगह, आकृति, बंद घिरी जगह या आकृति, इसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब है डर। तो बंद घिरी आकृति से, जगह से जिसको डर लगता है, ठीक है ना, जैसे अपने घर में छोटे छोटे बच्चे हों, ठीक है, और मान लीजिए माता पिता बच्चे के जो हैं अचानक से उनको किसी दिन किसी कारणवश घर में छोड़ के जाना चाहें, बेटा तुम घर में रहो, हम बाहर से बंद करके चले जाते हैं, ठीक है। अब उस बच्चे को डर लगता है हम अकेले घर में कैसे रहेंगे, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद घिरी आकृति में, जगह में रहने का जो डर है उसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। एगोरा होता है ओपन। एगोरा क्या होता है, एगोरा होता है ओपन प्लेस, ओपन स्पेस, ओपन प्लेस या स्पेस, ओपन प्लेस या स्पेस। ये क्या होता है, क्लोज्ड प्लेस या स्पेस, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। तो खुले में रहने से, जैसे शहर के लोगों को, जो बड़े शहर में रहा हो बचपन से, एकदम अकेला रहा हो, तनहा रहा हो, या छोटे छोटे कमरों में रहा हो, उसको ले जाके गांव में बड़े बड़े जो घर होते हैं, जो बंगलो होते हैं, इस टाइप के जगह पे ले जाकर उसको अकेले छोड़ दिए, भाई तुमको यहीं रहना है, उसको उस जगह पर रहने से डर लगता है, ठीक है। ऐसे भी शहर के आदमी को देखिएगा, गाँव में जो रात में किसान रहता है, खेत में, खलिहान में, ऐसे जगह पर कभी शहरी क्षेत्र के लोगों को ले जाकर छोड़ दीजिए, जिसका लालन पालन बचपन से शहरी क्षेत्र में हुआ हो, वहाँ पे वो बच्चा जा ही नहीं सकता, इंसान रुक ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, उसको वहाँ पे बहुत डर लगता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो चूंकि ये क्लोज स्पेस से था तो हमारा आंसर बन जाएगा क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्या बन गया, क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट आगे, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज, एक ऐसा व्यक्ति जो ड्रग्स पे या और किसी ऐसे चीज़ पे डिपेंड कर जाए, उसको क्या कहते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, हठी। क्या होता है, जिद्दी या हठी, जिद्दी या हठी। अब ये एडिक्ट क्या होता है, एडिक्ट का मतलब होता है ऑर्डर, एडिक्ट का मतलब ऑर्डर, आदेश, आज्ञा। अब ये क्या होता है भाई, तो ये होता है लत। क्या होता है, लत, किसी बुरी चीज़ का लत, नशा का लत, ठीक है। इसका क्या होता है, ये होता है लत, किसी बुरी चीज़ का लत लग जाना, ठीक है। एडिक्शन हो जाना, माने किसी बुरी चीज़ का क्या हो जाना, लत लग जाना। जैसे शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा गया था किस आरोप में भाई, तो एडिक्शन है इसको ड्रग्स का, ठीक है, ड्रग्स के लिए। अब ये डेरिलिक्ट क्या होता है, डेरिलिक्ट क्या होता है भाई, इसको ठीक से समझिए। इसी डेरिलिक्ट से बना डेरिलिक्शन। तो डेरिलिक्ट कहिए या डेरिलिक्शन कहिए, इसका दो मीनिंग होता है। पहला मीनिंग होता है कर्तव्य में, काम में, जो भी आपका ड्यूटी, आप उस काम को लापरवाही से करते हो, आप उस काम को लापरवाही से करते हो। जैसे आपको पढ़ना है, आप लापरवाही से पढ़ रहे हैं, जैसे SSC की भी आपको तैयारी करनी है, तो आपके माता पिता आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे पैसे देते हैं कोचिंग के लिए वगैरह वगैरह के लिए। या आप ऑनलाइन कोर्स में पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे सिंसियरली पढ़ते हैं, हर एक बात को वो नोट करते चलते हैं, और बहुत सारे बच्चे आए, वीडियो है, फिल्म की तरह देखे, मज़ा लिए निकलते रहे। मतलब जो मज़ा ले रहा है, निकल रहा है, वो जो कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है, वो डेरिलिक्शन इन ड्यूटी कर रहा है, ठीक है। डेरिलिक्ट का दूसरा मीनिंग होता है, या डेरिलिक्शन का दूसरा मीनिंग होता है, दूसरा मीनिंग क्या होता है भाई, टू अबैंडन अ प्लेस और समथिंग, मतलब किसी चीज़ को जानबूझकर छोड़ देना। किसके द्वारा, उस चीज़ का जो मालिक है उसके द्वारा, या जो उसको यूज़ करता था उसके द्वारा। जैसे आप ट्रेन से आते जाते हैं तो आप देखें कई बार कि जो केबिन्स होते हैं, जो गुमटी होती है, ठीक है, स्टेशन के, किसी स्टेशन के ठीक पहले या ठीक बाद में, वहाँ पे देखिएगा जो छोटा सा बिल्डिंग होता था, उसमें देखिएगा लिखा रहता है अबैंडन्ड, मतलब अब उसका यूज़ नहीं है, अब उसको छोड़ दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से कोई पुराना चीज़ हो जाए, जैसे कोई बहुत पुरानी गाड़ी हो जाए, वो आपके घर में देखिएगा पड़ी रहती है, या कहीं और सड़कों के किनारे देखिएगा, थाने में देखिएगा सड़ रही है गाड़ियाँ, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उसका जो यूज़ करने वाला था, उसका जो मालिक था, उसने जानबूझकर उसको छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया, परित्यक्त कर दिया, ठीक है, गिव अप कर दिया, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डेरिलिक्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा हमारा एडिक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए OWS पढ़ें या आप कहीं से वो कैब पढ़ते हैं, तो वो कैब आपको कैसे पढ़ना चाहिए, वो कैब इसी तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, सारे वर्ड का ठीक तरीके से आपको मीनिंग जानना चाहिए, उसका अंतर जानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस तरीके से आपके वो कैब के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखिएगा उसमें 2, 3 या 4 वर्ड जो होते हैं, तो 4 में से 2 या 3 वर्ड के कई बार आप देखिएगा मीनिंग सेम हो जाते हैं। तो फिर अब जब उनका मीनिंग सेम है तो आप कैसे उनमें अंतर स्पष्ट करेंगे, कैसे समझेंगे कि हमें आंसर के रूप में किसका प्रयोग करना है। इसके लिए आपको वो कैब को ठीक तरीके
तरीके से जानना चाहिए, उसका करेक्ट यूज आपको जानना चाहिए, और साथ ही साथ आप जो भी वोकैब पढ़ते हैं उन सबों का स्पेलिंग आपको ठीक से पढ़ना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है आपका मिस स्पेल्ड फ्री में कवर हो जाता है, जो हमने आपको पिछले क्लास में मिस स्पेल्ड वाले क्लास में बताया भी था। चलिए यहाँ पे सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब क्या होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, सक्सेशन ऑफ रूलर्स। ठीक है, रूलर्स, रूलर्स क्या होते हैं भाई शासक। ठीक है, बिलोंगिंग टू वन फैमिली मतलब एक ही परिवार के जो सक्सेसर्स होते हैं, किसी भी रूलिंग क्लास का जो सक्सेसर्स होता है, किसी भी राजा महाराजा के जो उत्तराधिकारी वंशज लोग चलते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आप हुमायूं से पढ़ते हैं इतिहास में, हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर वगैरह वगैरह, ये मुगल वंशज थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से कई अलग अलग वंश आप पढ़ते हैं, मुगल वंश, मौर्य वंश वगैरह वगैरह। ठीक है, आइए डायनेस्टी क्या होता है भाई, तो ये होते हैं वंश। डायनेस्टी क्या होता है, ये भी होता है वंश। डायनेस्टी का मतलब वंश, और वंश का मतलब हम लोग भी अपने माता पिता के वंश हैं या वंशज हैं, तो हम लोग इसमें शामिल नहीं हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ रूलिंग क्लास शामिल होता है। कौन सा क्लास, तो ये रूलिंग क्लास वाले लोग होते हैं। ठीक है, हमारे आपके यहाँ भी एक सिस्टम है, वंशावली बनती है। वंशावली कैसे बनती है भाई, तो मान लीजिए कि आपके दादाजी का डेथ हो गया और आपके दादाजी के अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े थे। अब आप जाते हैं उस पैसा को निकालने के लिए बैंक में जाते हैं, तो बैंक वाला कहता है कि जाइए आप जाके उसका बनवा के ले आइए। क्या बनवा के, वंशावली। वंशावली का इंग्लिश क्या होता है, वो होता है लीनियज। ये क्या हुआ, ये भी है वंशावली। ये क्या है, वंशावली है। क्या है ये, वंशावली। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि आपके दादाजी के पिता कौन थे, वहाँ से बनना शुरू होगा, फिर उनके पुत्र कौन हैं, उनके कितने पुत्र और पुत्रियां हैं, मतलब जितने बच्चे हैं, मेल हो या फीमेल हो, सबका नाम लिखा रहेगा। उनके भी जैसे दादाजी के बच्चे हो गए आपके पिताजी, पिताजी हों, चाचा जी हों, बुआ जी हों। ठीक है, ये सब हो गए उनके वंशज दादाजी के। अब आपके पिताजी 4 भाई अगर हैं, 2 भाई हैं, 1 भाई हैं, या मान लीजिए 1 भाई 2 बहन हैं, तो अब उन सब का जो कौन कौन सा बच्चा है उन सब के बारे में भी पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ उसमें रहता है। दिस इज कॉल्ड लीनियज, यानी कि वंशावली। बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ से एंसेस्ट्री, एंसेस्टर क्या होता है, पूर्वज। तो ये क्या है, ये पूर्वज से संबंधित है। किससे, ये भी पूर्वज से संबंधित है। ठीक है, अब प्रोजेनी क्या होता है, प्रोजेनी होता है संतान। ये क्या होता है, ये होता है संतान। प्रोजेनी क्या होता है, प्रोजेनी मतलब संतान। ठीक है, जैसे हम सब लोग क्या है, आप मेल हो या फीमेल हो, हम सब लोग क्या है अपने अपने माता पिता के ऑफ स्प्रिंग है। प्रोजेनी का दूसरा मीनिंग क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग। क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग होता है। क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान। ठीक है, अब ऑफ स्प्रिंग में आप याद रखिएगा, इसमें कभी एस नहीं लगता। ऑफ स्प्रिंग एक हो या एक से ज़्यादा हो, संतान एक हो या एक से ज़्यादा हो, ऑफ स्प्रिंग वर्ड में एस नहीं लगता। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डायनेस्टी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, किसी चीज़ को 2 भाग में काटना। अब यहाँ आ जाइए, ये रहा सीवियर। ये सीवियर क्या होता है भाई, इस सीवियर का मतलब होता है गंभीर। जैसे किसी की हालत बहुत नाजुक हो, कोई बीमारी हो गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो और उस व्यक्ति की स्थिति क्या हो, बहुत नाजुक हो, तो कैसे कंडीशन में है, सीवियर कंडीशन में। सीवियर यानी कि नाजुक, नाजुक या गंभीर, नाजुक या गंभीर। ठीक है, नाजुक या गंभीर। अब नाजुक का मतलब, नाजुक का मतलब थोड़ा बहुत वाला नहीं। ठीक है, बहुत नाजुक स्थिति में। अब ये सीवियर का होता है भाई। ठीक है, इस सीवियर का मतलब होता है काटना। क्या होता है, काटना, विच्छेद करना। काटना, विच्छेद करना, अलग करना। क्या होता है, विच्छेद करना। ठीक है, काटना या विच्छेद करना। अब ये देखिए, ये सीवर क्या होता है भाई, ये सीवर होता है नाला। क्या होता है, ये होता है गंदा नाला। ये सो क्या होता है, सो का मतलब होता है रोपना। क्या होता है, रोपना। जैसे किसान क्या करता है, धान को गेहूं को अपने खेत में लगाता है, अर्थात वो क्या करता है, सो करता है, सीडिंग करता है, बुआई करता है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फ्लैट मेटल और पोर्सिलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। मेमोरियल के रूप में दीवार पे कोई प्लेट हो उसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ये टैब्लॉइड क्या होता है, तो टैब्लॉइड होता है संक्षिप्त। ये क्या होता है, संक्षिप्त। ये क्या होता है, संक्षिप्त। ठीक है, ये पोस्टर, विज्ञापन। पोस्टर क्या होता है, ये होता है विज्ञापन। ठीक है, अब ये बोर्ड क्या होता है भाई, तख्त या तख्ता। बोर्ड का मतलब तख्ता, या बोर्ड का दूसरा मीनिंग क्या होता है, समिति। ठीक है, अब ये प्लेग है, ये रहा हमारा आंसर। अब प्लेग क्या होता है भाई, आप कहीं किसी दीवार पे कोई प्लेट लगाते हैं, चाहे वो मेटल का प्लेट हो या वुडन प्लेट हो या किसी और चीज़ का, पत्थर का प्लेट हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्लेग। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्लेग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले।
एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, मतलब पैसा बनाने के लिए, पैसा उगाने के लिए या पैसे के लिए किसी को धोखा देना, इसको क्या कहते हैं? फ्रॉड। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रॉड। ठीक है, जैसे चीट फंड कंपनियों का नाम आपने सुना होगा। किसका? चीट फंड कंपनियों का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती है। आइए 2 महीने में पैसा आपका 4 गुना कर देंगे। ठीक है, और 6 महीना दीजिएगा तो पैसा 10 गुना कर देंगे। ठीक है, और पब्लिक भी हमारे आपके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे जाते हैं और अपना लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, पता चलता है रातों रात कंपनी ले दे के सब फरार हो गए। ठीक, अब ये रॉबरी क्या होता है भाई? तो रॉबरी होता है डकैती। ये क्या होता है? ये होता है आपका डकैती। ये क्या होता है? ये होता है डकैती। ठीक है, पिक पॉकेट क्या होता है भाई? तो होता है पॉकेट मार। थेफ्ट का मतलब क्या है? थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। थेफ्ट का मतलब चोरी। ठीक है, अब जैसे दिल चोरी साडा हो गया, ये वो वाला चोरी नहीं है। आपका पैसा चोरी हो जाए, घर से कोई सामान चोरी हो जाए, ठीक है, वो है चोरी। अब ये पैसे के लिए जो धोखाधड़ी किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्रॉड। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्रॉड। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या बना? क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ें। अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा, मतलब कोई ड्रामा चल रहा हो, उसका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन की बात की जा रही है। आइए ऑप्शन में पढ़ना शुरू करें हम लोग। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या मिल रहा है? प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या होता है भाई? आप इसको ठीक से समझिएगा। प्रोलॉग क्या होता है? इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफेस। क्या कहते हैं? प्रीफेस, यानी कि प्रस्तावना। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्रस्तावना। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रस्तावना। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? तो ये इनिशियल में होता है। जैसे आप कोई बुक उठा के पढ़ेंगे तो बुक के सबसे पहले आप देखेंगे कि जहाँ पे कंटेंट होगा उसके पहले, जैसे बुक आप उठाएंगे उसका कवर पेज जो होता है उसको आप पलटेंगे तो उसके 1-2 पेज के बाद आपको मिलेगा लेखक की कलम से प्रस्तावना, प्रीफेस, प्रोलॉग, इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, ऐसा करके आपको लिखा हुआ मिलेगा। डायलॉग आप समझते हैं, ये स्टेटमेंट। ठीक है, अब मोनोलॉग तो हम पहले ही आपको समझा चुके हैं। ठीक है, मोनोलॉग क्या होता है भाई? तो सोलिलॉक्वी। ठीक है, या एक व्यक्ति का भाषण, लंबे समय तक भाषण देते रहना। ठीक है, अब ये क्या बचा आपका? एपीलॉग। ये एपीलॉग क्या होता है? एपीलॉग होता है कंक्लूजन। एपीलॉग क्या होता है? तो ये होता है आपका कंक्लूजन। ये क्या होता है? ये होता है कंक्लूजन। ये क्या होता है? कंक्लूजन, या हिंदी में इसको कहते हैं उपसंहार। क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं उपसंहार। अब ये उपसंहार का प्रयोग कब किया जाता है? चीज़ों के लास्ट में, विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है ड्रामा के लास्ट में। ठीक है, कहाँ पे? ड्रामा के लास्ट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन either of 2 or more possible senses and therefore not definite, जो डिफिनिट नहीं हो, जो निश्चित नहीं हो। आइए यहाँ पढ़ना शुरू करें। एम्फीबियस। एम्फीबियस क्या होता है भाई? और देखिए एम्बिगुअस, एमॉर्फस, कन्फ्यूजिंग। कन्फ्यूजिंग क्या होगा? भ्रामक। ठीक है, मतलब अविस्मय से भरा हुआ, कन्फ्यूजन से भरा हुआ। ठीक है, क्या करें क्या ना करें ऐसी स्थिति वाला। ठीक है, अब आ जाइए एमॉर्फस क्या होता है? आकारहीन। क्या होता है? ये होता है आकारहीन, जिसका कोई आकार नहीं हो। एमॉर्फस क्या होता है? तो एमॉर्फस होता है आकारहीन। क्या होता है? तो ये होता है आकारहीन। ये क्या होता है? ये होता है आकारहीन, जिसका कोई आकार नहीं हो। ठीक है, जैसे भगवान के बारे में कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, जो निराकार मानते हैं। ठीक है, ऐसे लोग कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं। एम्बिगुअस क्या होता है? महत्वाकांक्षी, डाउटफुल। ये क्या होता है? ये होता है डाउटफुल। अब ये एम्फीबियंस क्या होता है भाई? एम्फीबियस। एम्फीबियस क्या होता है? देखिए ये कन्फ्यूजन हो गया, ये एमॉर्फस हो गया, ये एम्बिगुअस हो गया। एम्फीबियस क्या होता है भाई? जो जल और थल दोनों पे रहता है। क्या होता है? एम्फीबियंस होते हैं जो जल और थल दोनों पे रहते हैं। तो जो दोनों जगहों पे रहने वाला हो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे एम्फीबियस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बनेगा? आंसर मिलेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या? अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज, अपना पैसा जो है लिया हुआ जो पैसा है उसको लौटाने में कैसा हो? अनेबल हो, असमर्थ हो। आ जाइए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपना लिया हुआ पैसा लौटाने में समर्थ हो। ठीक है, तो जो अपना पैसा लौटाने में समर्थ हो उसको कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, जो पैसा लौटाने में समर्थ हो उसको कहते हैं सॉल्वेंट। बैंकर क्या होता है भाई? तो बैंक में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति बैंकर। ठीक है, इनसॉल्वेंट क्या होता है? दिवालिया। इनसॉल्वेंट क्या होता है? दिवालिया। ये क्या होता है? इनसॉल्वेंट क्या होता है? तो इनसॉल्वेंट होता है दिवालिया। इनसॉल्वेंट क्या होता है? दिवालिया, जो अपना लिया हुआ पैसा लौटाने में समर्थ न हो। इनसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया। ठीक है, दिवालिया।
लेंडर क्या होता है भाई? जो आपको कर्ज देता है, कर्जदार, ठीक है। लेंडर होता है कर्जदार। इसी प्रकार से एक और वर्ड आता है बोरो। अब ये बोरो कौन होता है भाई? तो बोरो से बनता है आपका बोरोवर, ये जो कर्ज लेता है, कर्ज लेने वाला, कर्ज लेने वाला, ठीक है। तो लेंडर होता है कर्ज देने वाला, बोरोवर होता है कर्ज लेने वाला, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पर्सन हु इज अनेबल, अनेबल है पैसा देने में, तो आंसर क्या बना? इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है? एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसा कोई भी ऐसा चीज जो अब यूज में नहीं हो, क्या होता है? तो वो होता है आपका ऑब्सोलीट। क्या होता है? ऑब्सोलीट होता है। अब आइए इसको सीखें। ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं हो। प्रिस्टाइन क्या होता है? ये होता है पुराना, प्राचीन, पुराना, प्राचीन, प्रिमिटिव। लैप्स्ड, बीता हुआ, लैप्स्ड, बीता हुआ, समाप्त हो चुका हो, जिसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई, जिसका टाइम खत्म हो गया, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लैप्स्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना? आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे विदेशी धरती पे जाता है सेटल करने के लिए, वहाँ रहने के लिए, वास करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें आपको फिर से कन्फ्यूजन होता है। क्या क्या कन्फ्यूजन है भाई? तो सबसे पहले टूरिस्ट, सेटलर, सेटलर क्या होता है? किसी नई जगह पे जाके बसने वाले लोग, किसी नई जगह पे जाके बसने वाले लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बटा तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए इंडिया में, ठीक है। तो वो लोग कैसे थे? सेटलर थे। कैसे थे? सेटलर थे, ठीक है। जैसे अभी देखिए यूक्रेन और रसिया का जो वॉर हुआ तो बहुत सारे लोग यूक्रेन छोड़ के अलग अलग देशों में चले गए, ठीक है। तो ग्रुप में जो जाते हैं उसको कहते हैं सेटलर। अकेले गए तो सेटलर नहीं है, वो ग्रुप में गए तो उनको कहेंगे सेटलर, ठीक है। अब देखिए टूरिस्ट क्या होता है भाई? तो यात्री होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब इन दोनों इमिग्रेंट में क्या अंतर है इसको हम आपको बताते चले। ये देखिए ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना देश छोड़कर जाते हैं, जैसे यूक्रेन को छोड़ के जाने वाले, यूक्रेन जिनका देश था, यूक्रेन के नागरिक जो अपना देश छोड़ के गए उनको हम कहेंगे इमिग्रेंट। क्या कहेंगे? इमिग्रेंट कहेंगे। अब मान लीजिए कि यूक्रेन के कुछ लोग चले गए रसिया में, कुछ लोग चले गए पोलैंड में या हंगरी में चले गए, ठीक है। तो पोलैंड के जो लोग दूसरे देश में चले गए रहने के लिए, जहाँ पे गए, जिस देश में गए उस देश के लोग उसको कहेंगे इमिग्रेंट। क्या कहेंगे? इमिग्रेंट कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा? पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। अ पर्सन मतलब ये ग्रुप की बात नहीं कर रहा है, ग्रुप की बात नहीं कर रहा है, दूसरे देश में गया सेटल होने के लिए, उसका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा इमिग्रेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई? इस सेंटेंस को आप ठीक से पढ़िएगा और इनके ऑप्शन को आप ठीक से देख लीजिएगा। जो अपना देश छोड़कर जा रहा है उसके बारे में पूछा गया, या ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में सेटल करने के लिए, रहने के लिए गया है, क्योंकि ये आपको बार बार कंफ्यूज करता रहता है। नेक्स्ट आगे, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन मतलब एक ऐसा कोई भी चीज़ जिसका किया जाना संभव है, ठीक है, जिसकी संभावना है। प्रोबेबल मतलब संभावित, प्रोबेबल मतलब संभावित, प्रोबेबल संभावित, ठीक है। अब ये फिजिबल व्यवहारिक, फिजिबल व्यवहारिक जिसको किया जा सकता है, जिसको किया जा सकता है। टीनेबल क्या होता है भाई? टीनेबल का मतलब होता है मान्य। क्या होता है? मान्य। अब ये मान्य क्या होता है? जैसे स्कूल कॉलेज में आप देखिएगा कुछ डेट दिया होता है, किस डेट तक यदि आपका फॉर्म पहुंचता है, ठीक है, बाय पोस्ट यदि आपका पोस्ट आता है तो इस डेट तक यदि रिसीव होगा, इस डेट में इस टाइम तक यदि रिसीव होगा देन वो वैलिड है, उसके बाद वो अनवैलिड है, ठीक है। उसको कहते हैं टीनेबल। क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं टीनेबल, यानी कि लॉजिकल, वैलिड, मान्य। अभी एक्सप्लिकेबल क्या होता है भाई? एक्सप्लिकेबल जिसको समझा जा सके, जिसको समझा जा सके, जिसको समझा जा सके, जिसको समझा जा सके, अंडरस्टूड, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग आंसर कर ले। जो कैपेबल ऑफ बीइंग डन जिसको किया जाना संभव है, तो जिसको किया जाना संभव है उसको क्या कहेंगे? संभावित नहीं कहेंगे, प्रोबेबल। जैसे बारिश का होना प्रोबेबल है वो नहीं कहते, उसको कहते हैं व्यवहारिक, फिजिबल। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्यवहारिक, फिजिबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानता है। लिंग्विस्ट क्या होता है भाई? तो ये होता है भाषाविद। ये क्या होता है? ये होता है भाषाविद, माने कई भाषाओं का जानकार। पोलीग्लॉट, ठीक है। अब ये पोलीग्लॉट क्या होता है? ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेज, पोली का मतलब, तो ये हो गया कई भाषाओं को जानने वाला, कई भाषा को जानने वाला, कई भाषा को जानने वाला, जानने वाला।
अब देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये दोनों तो करीब करीब सेम ही दिख रहे हैं सर, दोनों में क्या अंतर है। ट्रांसलेटर क्या होता है भाई, तो जो अनुवाद करने वाला होता है इंग्लिश को हिंदी से, हिंदी को इंग्लिश से। ये फोनेटिशियन क्या होते हैं, तो ये होता है किसी भी भाषा का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे इंग्लिश में वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं, हिंदी में वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, संस्कृत में वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, दुनिया के अलग अलग भाषाओं में शब्दों के प्रोनाउंसिएशन का जो एक्सपर्टाइज लोग होते हैं, ठीक है, उसके जो विशेषज्ञ लोग होते हैं उसको कहते हैं फोनेटिशियन। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोनेटिशियन। फोनेटिशियन का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हुआ ध्वनि विशेषज्ञ। क्या हुआ, ध्वनि विशेषज्ञ, ध्वनि विशेषज्ञ, ठीक है, बात समझ में आ गई, ध्वनि विशेषज्ञ, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेनी लैंग्वेज। तो मेनी लैंग्वेज का आंसर बनेगा हमारा पॉलीग्लॉट। अब देखिए फिर आपको कन्फ्यूजन है लिंग्विस्ट में और पॉलीग्लॉट में। लिंग्विस्ट क्या होता है, तो लिंग्विस्ट जिस भाषा को जानता हो, जिस भाषा को जानता उस भाषा का विशेषज्ञ, जिस भाषा को जानता उस भाषा का विशेषज्ञ, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के मामले में नहीं, लिंग्विस्ट के मामले में, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा आंसर बनेगा पॉलीग्लॉट। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिकन भी जानता हो, अमेरिकन इंग्लिश जानता हो, फ्रेंच जानता हो, फ्रेंच यानी कि फ्रांस वाला इंग्लिश, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश भी जानता हो, इंडियन इंग्लिश भी जानता हो, हिंदी भी जानता हो, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पॉलीग्लॉट। क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पॉलीग्लॉट। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो इंडियन इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश या फ्रेंच का करेक्ट इस्तेमाल जानता है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लिंग्विस्ट। क्या कहेंगे, लिंग्विस्ट, ठीक है। ये फोनेटिक्स में आते हैं और फोनेटिक्स इसी से मिलता जुलता है। अब ये दोनों फंक्शनल इंग्लिश में पढ़े जाते हैं, ठीक है, लिंग्विस्ट भी और फोनेटिक्स भी, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। One who does not follow the usual rules of social life, one who does not the usual rule of social life, मतलब जो सोशल लाइफ के सामान्य तरीके हैं उसको जो नहीं जानता हो, उसको जो फॉलो नहीं करता हो, इसके बारे में बताना है। बोहेमियन क्या होता है भाई, बोहेमियन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामान्य सामाजिक परंपराओं को नहीं मानता है, सामान्य सामाजिक रीति रिवाजों को नहीं मानता है, ठीक है। आर्टिजन क्या होता है, तो ये होता है कलाकार। आर्टिजन क्या होता है, कलाकार। आर्टिजन क्या होता है, तो आर्टिजन होता है कलाकार। आर्टिजन क्या होता है, आर्टिजन होता है कलाकार, ठीक है। आर्टिजन क्या होता है, कलाकार। आर्टिजन कलाकार। पार्टीजन क्या होता है भाई, तो ये पक्षपात करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। फिजिशियन क्या होता है, तो फिजिशियन क्या होता है भाई, अब फिजिशियन आप एक प्रकार का डॉक्टर, जैसे आप जाते हैं MBBS डॉक्टर के पास तो फिजिशियन के पास जाते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार का डॉक्टर है, ठीक है। चलिए, तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा बोहेमियन। जो सामान्य सामाजिक परंपराओं को नहीं मानता हो, उसमें विश्वास नहीं करता, उसको कहते हैं बोहेमियन। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, प्लेसिंग थिंग्स बिसाइड अनदर, मतलब ऐसा एक कंडीशन जिसमें चीज़ों को एक दूसरे के नज़दीक, उसके बगल में रखा जाता है। इम्पोज का मतलब होता है किसी पे कोई टैक्स ला देना, कोई पनिशमेंट ला देना। इम्पोज मतलब लादना, थोपना, लादना या थोपना, ठीक है। जैसे GST देखिए खाने पीने की चीज़ों पर भी ऐड कर दिया गया। अब इससे क्या हुआ, खाने पीने के जितने भी आइटम्स थे उसका दाम क्या हो गया, बढ़ गया। तो GST के रूप में टैक्स हम सभी नागरिकों पे क्या कर दिया गया, इम्पोज कर दिया गया, ठीक है। रिपोज का मतलब होता है रेस्ट, रिपोज का मतलब होता है रेस्ट मतलब आराम करना। जुक्स्टापोज का मतलब होता है चीज़ों को एडजेसेंट करके रखना, यानी आजू बाजू में रखना। टू पुट बिसाइड, चीज़ों को अगल बगल रखना। एक्सपोज क्या होता है, उजागर करना। एक्सपोज क्या होता है, उजागर करना। एक्सपोज क्या होता है, उजागर करना। एक्सपोज क्या होता है, उजागर करना, ठीक है, बात समझ में आई। जुक्स्टापोज क्या होता है, बिसाइड में रखना, बिसाइड में रखना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे देखें। टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स ऑफ फ्यूल फ्रॉम अ शिप एन एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट एट्सेट्रा। अब आ जाइए, इसको हम लोग यहाँ पे सीखें। देखिए जेटिसन क्या होता है भाई, जेटिसन होता है निकाल फेंकना। क्या होता है, जेटिसन का मतलब होता है निकाल फेंकना, निकाल के फेंक देना, बाहर कर देना, ठीक है। वॉली क्या होता है भाई, झड़ी। क्या होता है, झड़ी, बारिश, बरसात, लड़ी, ठीक है, झड़ी। वॉली क्या होता है, तो वॉली होता है झड़ी। वॉली क्या होता है झड़ी। वॉली क्या होता है, वॉली होता है झड़ी, ठीक है, झड़ी, ठीक है। जैसे आप लगातार सुनते हैं कि घंटों तक क्या हो रहा है भाई, तो फायरिंग हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से किसी के ऊपर धन की बारिश होती है, वॉली, ठीक है।
एंथरल क्या होता है, इसका मतलब होता है एनस्लेव, इनस्लेव, इनस्लेव क्या होता है, गुलाम बनाना, इनस्लेव क्या होता है, गुलाम बनाना, क्या होता है, गुलाम बनाना, इनस्लेव क्या होता है, गुलाम बनाना, गुलाम बनाना। कैप्साइज क्या होता है, डुबो देना, 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 डुबो देना। कैप्साइज क्या होता है, कैप्साइज होता है डुबो देना। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर हम देखें, हमारा आंसर क्या बनेगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा जेटिसन, क्या बनेगा, आंसर बनेगा जेटिसन। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, अब ये क्या होता है भाई, मतलब बहुत एकदम ज़्यादा हल्ला शोरगुल इस तरीके का माहौल। एजिटेशन क्या होता है, आंदोलन, एजिटेशन क्या होता है, आंदोलन, एजिटेशन आंदोलन। रिवॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है क्रांति, ये क्या होता है भाई, क्रांति। अब ये स्टीर क्या होता है, स्टीर होता है हिलना, हिलाना, क्या होता है, हिलाना, चलाना, मिलाना, आंदोलित कर देना। ठीक है, अब ये पैंडेमोनियम क्या होता है, पैंडेमोनियम होता है फुल ऑफ नॉइज, फुल ऑफ नॉइज़, फुल ऑफ नॉइज़। जैसे कभी कभी आप लोकसभा में, राज्यसभा में सुनते होंगे विपक्षी दल और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो किसी बिल पे, किसी मुद्दे पे जब चर्चा होती है तो हो हल्ला बहुत होता है, क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, तो सभा को स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ से आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। पोसेसिंग अनलिमिटेड पावर्स, मतलब जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, ऐसे पावर वाला व्यक्ति। अब यहाँ आ जाइए, ओमिनिसेंट, ओमिनिसेंट क्या होता है भाई, सब जानने वाला है। इसेंट का मतलब क्या होता है, ओमनी का मतलब होता है सब, ओमनी का मतलब होता है ऑल एवरी, ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल एवरी। निसेंट का मतलब होता है नो, जानना। सर्वज्ञ, ये क्या हो गया, तो ये हो गया सर्वज्ञ, ये क्या हो गया, ये हो गया सर्वज्ञ, जो सब जानता हूँ। ओमनीपोटेंट माने सर्वशक्तिमान, ये क्या हो गया, ये हो गया सर्वशक्तिमान, ये हो गया सर्वशक्तिमान। ठीक है, सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट, ओमनी प्रेजेंट क्या होता है भाई, जो सभी जगहों पे सर्वत्र उपस्थित हो, जो सभी जगहों पे सर्वत्र उपस्थित हो, क्या हो, सर्वत्र उपस्थित हो, वो हो गया ओमनी प्रेजेंट। अब ये देखिए, ओमनी कॉम्पिटेंट माने जो सर्व कार्य सक्षम हो, वो सर्व कार्य सक्षम हो, सब काम को करने में सक्षम हो, उसको क्या कहेंगे, ओमनी कॉम्पिटेंट कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा, सभी शक्तियों से संपन्न। तो आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या बना, आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के अपने इस OWS के क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की चीज़ों के लिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।